हाय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका सिविल्स आईएएस में। आज हम लोग देखेंगे संविधान की चौथी क्लास में कि संविधान के भाग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के भाग से प्रश्न कैसे बनते हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, कैसे प्रश्न बनते हैं, ये सब देखेंगे आज हम लोग। आप लोगों को पता होगा कि आयोग के द्वारा आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। अभी उसकी कोई डेट, एग्जैक्ट डेट तो नहीं है परीक्षा तिथि, फिर भी यह मान के चलिए कि संभावित जो तिथि होगी वो अगस्त माह में हो सकती है। परीक्षा अगस्त माह के फर्स्ट वीक में, पहले सप्ताह में आयोजित कराई जा सकती है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें 90 दिन का टारगेट मानते हुए अपनी तैयारी और ज़ोरों से करनी चाहिए, ताकि हमें जो समय मिला है उसका हम सदुपयोग कर सकें। आइए देखते हैं हम लोग आज संविधान के भाग। देखिए, पहली बात ये देखते हैं हम लोग। देखिए, किसी टॉपिक्स को पढ़ने से पहले उसको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। पहले कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसकी पृष्ठभूमि को जाना, संवैधानिक पृष्ठभूमि को जाना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जानी हम लोग ने, और फिर हम लोगों ने प्रस्तावना पढ़ी, अनुसूची पढ़ी। आज हम लोग संविधान के भाग पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम लोग संविधान के स्रोत, उसके बाद फिर से हम संविधान के एक एक पार्ट को अनुच्छेदों सहित समझते हुए, डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इससे प्रश्न कैसे बनते हैं। क्या संविधान के भाग से प्रश्न बनते हैं? जी हाँ, संविधान के भाग से आयोग में, हमें आयोग की परीक्षाओं में और एक दिवसीय परीक्षाओं में देखने को प्रश्न मिलते हैं। प्रश्न कैसे मिलते हैं? अधिकतर प्रश्न इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलान करने को मिलते हैं कि क्या करिए, मिलान करिए। दे देगा कि मौलिक अधिकार, नागरिकता, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, और यहाँ पे दे देगा आपको भाग, किस भाग से संबंधित है, मिलान करने को ऐसे प्रश्न देते हैं। और हम देखते हैं कि कहाँ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे विस्मृत करती है, जहाँ पे हम भ्रम में आ जाते हैं और वो नहीं कर पाते और आसानी से ये प्रश्न गलत हो जाता है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं और वो प्रश्न गलत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को हम हल्के में न लें, बल्कि उस पर मोर देन मोर क्या करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, ताकि उसको हम आसानी से कर ले जाएं। आइए देखते हैं संविधान के भाग। संविधान के भाग क्या है? यह एक ऐसा दस्तावेज है, संविधान का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें क्या है, बहुत सारे संविधान के विषयों को क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। क्या किया गया है? संविधान के विषयों को वर्णित किया गया है। आइए देखते हैं कि इससे पहले संविधान में 395 अनुच्छेद शामिल थे, जिसमें 22 भाग 8 अनुसूचियां थी। यानी हमारे संविधान को, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं, उस समय सब 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 448 अनुच्छेद से ज़्यादा ही हैं, 448 अनुच्छेद से ज़्यादा हैं, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। क्या ये 25 भाग क्या हैं? ये 25 भाग क्या हैं? आइए देखते हैं क्या है ये 25 भाग। देखते हैं। गणना के दृष्टिकोण से कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। किसके दृष्टिकोण से हैं? गणना के दृष्टिकोण से हैं। किसके दृष्टिकोण से हैं? गणना के दृष्टिकोण से हैं। ये किसके दृष्टिकोण से हैं? गणना के दृष्टिकोण से हैं। बाकी भाग कितने हैं? 22 ही भाग हैं। ये गणना के हैं। कुछ संवैधानिक संशोधन हुए, जैसे भाग 4 का, भाग 9 का, भाग 9 ख, ये सब क्या है? ये क्या है
केवल संविधान में बढ़े, यानी ये क्या है, गणना के दृष्टि से संविधान के कितने भाग हो गए हैं, 25। संविधान के कितने भाग हो गए हैं, 25। और कुल अनुसूचियां कितनी हैं, 12। यह हमने अनुसूचियों की क्लास में आपको बताया था कि कब कब कौन कौन सी अनुसूचियां बढ़ी और उन अनुसूचियों में कौन कौन से प्रावधान हैं। आइए देखते हैं भाग 1। भाग 1 में क्या है, संघ और उसका क्षेत्र। क्या है, संघ और उसका क्षेत्र। भाग 1 में क्या वर्णित है, भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 4 में क्या है। यह भारत के संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 2 में क्या है, नागरिकता, यानी प्रावधान है कि नागरिकता कैसी होगी, नागरिकता किस प्रकार से भारत की प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार से नागरिकता जा सकती है। सारे प्रावधान आपको भाग 2 में मिलेंगे, जहां पे किसका वर्णन है, नागरिकता का, सिटीजनशिप का, जिसमें आप देखेंगे CAA प्रमुखता से देखेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है CA, जिसके बहुत ही, जिसमें अल्पसंख्यकों को क्या करना था, 6 देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने की बात करता है। जो प्रमुख संशोधन है, जो वर्तमान में जो प्रमुख संशोधन किया गया है नागरिकता में, वो क्या है, CAA है। और इसका वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता के सभी प्रावधान क्या है, वर्णित है। दूसरा है भाग 3, जहां पे क्या है, मौलिक अधिकार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ से बहुत ही सारे प्रश्न बनते हैं। मौलिक अधिकार, इससे 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसमें वर्णन किया गया है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को मिलेंगे, कौन से फंडामेंटल राइट केवल भारतीय नागरिकों को मिलेंगे, कौन से फंडामेंटल राइट्स विदेशियों को मिलेंगे, फंडामेंटल राइट्स किसके विरुद्ध किसको दिया जाएगा। राज्य की परिभाषा बताई गई है कि उस राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा, किसके किसके विरुद्ध ये रिट, और ये भी बताया गया है कि इसकी, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ अपील कर सकते हैं। सारा वर्णन आपको भाग 3 में मिलेगा, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। और हम देखते हैं भाग 4 में क्या है, नीति निदेशक सिद्धांत है या नीति निदेशक तत्व हैं। ये DPSP है, कहाँ पे, 36 से लेके 51 तक। यहाँ पे राज्यों को बताया गया है इसमें कि राज्य कानून बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रखेंगे कि कानून बनाते वक्त क्या है, कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये बताया गया है नीति निदेशक तत्व में। कहाँ पे बताया गया है, नीति निदेशक तत्व में राज्यों को यह बताया गया है कि किन किन बातों का ध्यान रखना है कानून बनाते वक्त, जिससे क्या हो, उस राज्य में रह रहे लोगों को हितों का क्या हो, संरक्षण किया जा सके, उनके फंडामेंटल राइट्स के साथ नुकसान न हो। आगे, एक कल्याणकारी राज्य की भावना से कि राज्य क्या हो, कल्याणकारी राज्य हो, तो इसलिए उस राज्य में निवास करने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई भी क्या किया जाए, बनाया जाए। और ये 36 से लेके 51 तक क्या है, वर्णित है। यहाँ पे हम जानेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी है, नीति निदेशक तत्व की प्रकृति कैसी है, क्या यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, अप्रवर्तनीय है। सारी विषय आपको भाग 4 में स्पष्ट रूप से क्या है, वर्णित है। अगला है भाग 4 क। मैंने बताया यह क्या है, भाग 4 क कब जुड़ा, ये है भाग 4 का कब जुड़ा, मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पे जुड़ा, किसकी अनुशंसा पे जुड़े, सब मौलिक कर्तव्य, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे मूल संविधान में था, जी नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में हमारे संविधान का हिस्सा हुआ है, इससे पहले यह हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था। जब यह संविधान का हिस्सा हुआ, कहां पे इसको स्थान दिया गया, भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में बताया गया है कि एक नागरिक के रूप में हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए,
कितने कर्तव्यों को बताया गया, किसकी अनुशंसा पे बताया गया, किस कमेटी की, इस कमेटी की अध्यक्षता किसने की, ये सारी बातों का प्रावधान आप देखेंगे 51 क में है और भाग 4 क में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं भाग 5। भाग 5 पूरी तरीके से किससे संबंधित है? केंद्र के, केंद्र की व्यवस्थापिका यानी केंद्र की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और विधायिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को ही कार्यपालिका कहते हैं, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से संबंध रखता है भाग 5। भाग 5 में क्या बताया गया है? भाग 5 को कुछ अध्यायों में बांटा गया है। वो जो अध्याय प्रमुख हैं वो क्या है? अध्याय 1 आप देखेंगे तो अध्याय 1 में कार्यपालिका की बात हुई है कि कार्यपालिका का स्वरूप कैसा होगा, केंद्र की कार्यपालिका का स्वरूप कैसा होगा, केंद्र के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, ये सारे वर्णन आपको अनुच्छेद 52 से लेके 78 के बीच में मिलेगा। और जब हम भाग को पढ़ेंगे, जब भाग 5 को हम डिस्क्राइब कर रहे होंगे, आपको बता रहे होंगे, तो ये बातें हम पूरे डीप में बताएंगे आपको कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, कार्यपालिका का संरचना कैसी है, कार्यपालिका का संगठन कैसा है, इन सारी बातों पे चर्चा की जाएंगी। आगे आइए देखते हैं अध्याय 2 में क्या है? संसद। अध्याय 2 में क्या है? संसद। संसद का भाग कौन कौन होता है? संसद किससे किससे मिलकर बनी होती है? संसद में निम्न सदन कौन होता है? उच्च सदन कौन सा होता है? संसद के सदस्य की योग्यता क्या होती है? सारी चीजों का वर्णन आपको अनुच्छेद 79 से लेके 122 के बीच आपको डिस्क्राइब मिलेगी। और अध्याय 3 में क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, अनुच्छेद 123। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से हर बार प्रश्न बनते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन कौन सी है, राष्ट्रपति के पास क्या कुछ और भी अन्य शक्तियां हैं, इसको भी हम जानेंगे। मैंने बताया जब हम कार्यपालिका पढ़ रहे होंगे। और आइए देखते हैं अध्याय 5 के भाग 5 के अध्याय 4 में क्या है? संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका कैसी होगी, संरचना कैसा होगा, संगठन कैसा होगा, उसमें सारी बातों को हम जानेंगे और समझेंगे। बस इतना समझते रहिए कि कभी काल इससे जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है आपको कि दे देगा भाग एवं उनके विषय और आपको क्या कर देगा? मिलान करने को दे देता है। इससे इतने ही ज्यादा प्रश्न बनते हैं, इससे ज्यादा प्रश्नों की संख्या नहीं देखने को मिलती है। आइए देखते हैं। संघ की न्यायपालिका की बात हो गई और भारत के कुछ न्याय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, इनके बारे में जानेंगे। इनका कार्यकाल क्या है, इनके कार्य क्या हैं, इनकी योग्यता क्या है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इन सभी विषयों के बारे में हम जानेंगे। भाग 5 के अध्याय 5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक, यानी भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक के सारे विषयों को वर्णित किया गया है, जिसमें संघ के सारी चीजें यानी संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका और संघ की विधायिका का क्या है? वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। आपको ये यूनियंस के बारे में बात हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट भाग 6 क्या है। आइए देखते हैं भाग 6 में किन किन विषयों का वर्णन है, यहां से क्या प्रश्न बनते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया भाग 5, वैसे ही भाग 6 है, इसमें राज्यों के विषय में क्या किया गया है? वर्णन है, जो अनुच्छेद 152 से लेके अनुच्छेद 237 तक के सारे विषयों का वर्णन आपको मिलेगा। इसमें भी संघ की, जैसे उसमें संघ की कार्यपालिका थी, न्यायपालिका थी, विधायिका थी, वैसे ही भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका एवं राज्य की न्यायपालिका का वर्णन देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं क्या है। अध्याय 1 में सामान्य अनुच्छेद 152 है। कार्यपालिका के विषय में कहा अध्याय 2 में अनुच्छेद
153 से लेके 167 तक कि राज्य की कार्यपालिका कैसी होगी, राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राज्य के कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा उसकी नियुक्ति कैसे होगी, क्या प्रावधान है, जिसकी नियुक्ति होगी राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख की, उसकी नियुक्ति कैसे होगी, क्या प्रावधान है, कार्यकाल कैसे होगा, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सारे विषय आपको, कार्यपालिका का स्वरूप कैसा होगा, संरचना कैसी होगी, ये सारे विषय आपको अनुच्छेद 153 से 167 के मध्य देखने को मिलेगा। और यहाँ पे राज्य के विधानमंडल की बात की गई है जो अनुच्छेद 168 से 212 तक मिलेगा, जहाँ पे हमें देखना है कि राज्य के विधानमंडल का स्वरूप कैसा होता है, कैसे चुनाव होता है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का चयन कैसे होता है, इसमें भी क्या उच्च सदन निम्न सदन होते हैं। जी हाँ, कुछ राज्यों में उच्च सदन एवं निम्न सदन दोनों होते हैं, जैसे संसद में लोकसभा एवं राज्यसभा है, वैसे राज्य विधानमंडल का जो स्वरूप होता है उसमें हमें विधानसभा और विधान परिषद मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद और किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का है वर्णन है। ये सारे राज्य विधानमंडल के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 168 से 212 के मध्य देखने को मिलेगा। और आगे देखते हैं, इसमें भी जैसे उसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां थी, ऐसे ही इसमें जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा यानी राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां होगी वो क्या होगा 213, यानी जैसे उसमें 1 2 3 123, वैसे इसमें अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की क्या है विधायी शक्तियों का वर्णन है। क्या है उसकी विधायी शक्तियां हम देखेंगे। और जैसे उसमें न्यायपालिका थी, न्यायपालिका का स्वरूप था, वैसे ही इसमें भी इसकी न्यायपालिका का स्वरूप कैसा होगा, राज्य के संगठन कैसा होगा, यह उच्च न्यायालय के बारे में बात की गई होगी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, उम्र क्या होगी, और भी कुछ जो अधिकार हैं उसकी न्याय अधिकार क्षेत्र कितने हैं, सारे वर्णन जो है अनुच्छेद 214 से लेके अनुच्छेद 232 के बीच मिलेगा। और कुछ जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके बारे में भी अनुच्छेद 237 है, 233 से लेके 237 के मध्य है, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उसके क्षेत्र कितने हैं, अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय के स्वरूप कैसा है, संगठन कैसी है, उनकी संरचना कैसी है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। आइए प्रमुखता से देखते हैं अगला भाग 7। भाग 7 में क्या है, भाग 7 को क्या कर दिया गया है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको निरसित कर दिया गया है, यानी निरस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही जब 4 बढ़े तो जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग 7 को क्या कर दिया गया, रिप्लेस्ड कर दिया गया। और वो आर्टिकल कौन सी थी 238, जिसको क्या कर दिया गया, निरसित कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। ठीक है, आइए भाग 8 देखते हैं। भाग 8 में क्या है, भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है। इसका स्वरूप कैसा होगा, इसका प्रशासक कौन होगा, इन राज्यों में जो कौन कौन सी यूटीज हैं, जिसमें विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल का प्रमुख कौन होगा, ये सारे प्रावधान आपको यूटी से संबंधित जो सारी प्रावधान होंगे यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेशों से, वो आपको अनुच्छेद 239 239 से 242 के मध्य देखने को मिलता है। और अब हम देखते हैं भाग 9। भाग 9 में क्या है, भाग 9 में क्या है, पंचायत। आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया, कौन सा है, पंचायतें। अनुच्छेद क्या है 243 से लेके 243 ओ तक पंचायत के विषय में, पंचायत का माने पंचायत का स्वरूप कैसा होगा, पंचायत का आकार कैसा होगा, पंचायत के सदस्य कैसे चुने जाएंगे, पंचायत की शक्तियां क्या होंगी, सारे प्रावधान आपको भाग 9 में मिलेंगे 243 से लेके 243 ओ तक। और भाग 9 क या भाग
9A में आपको क्या मिलेगी, नगर पालिकाएं मिलेंगी। क्या ये हमारे संविधान में था, क्या ये हमारे मूल संविधान में था? जी नहीं, ये बाद में हमारे संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान का भाग बना। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में इसे वर्णित विषय नहीं थे। आपको इसी 243 में पंचायत में कुल कितने विषय हैं बात मिलेगी। नगर पालिकाओं में नगर पालिका का स्वरूप कैसा होगा, संरचना कैसी होगी, सदस्य कैसे चुने जाएंगे, इसका हेड कैसा होगा, इसके अधिकार क्या होंगे, सारे चीजें वर्णन आपको अनुच्छेद 243 243 पी से लेके 243 जेड तक आपको मिलेगा। और इसी में है 9 ख यानी 9B जो सहकारी समितियों की बात करता है। सहकारी समितियां क्या होती हैं इसके बारे में समस्त वर्णन आपको अनुच्छेद 243 यस से लेके 243 जेड तक मिलेगा। समझ गए आप? आइए नेक्स्ट देखते हैं हम भाग 10 प्रमुखता से देखते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित बातें आपको कहाँ मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी? भाग 10 में किसका प्रावधान है कि अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित 244 से लेके 244 ए तक, यानी 244 से लेके 244 ए तक। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, प्रश्न बनता है, आपके मन में आना चाहिए कि ये अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र निर्धारित कौन करता है, कि ये अनुसूचित क्षेत्र है, ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। इन सबके विषय में यहाँ पे प्रशासन कैसा होगा, इनके लिए क्या विशेषताएं होंगी, क्या विशेष उपबंध होंगे, वो विशेष उपबंध कौन कर सकते हैं, क्या क्या प्रावधान है, ये सारी चीजें आपको भाग 10 में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो आर्टिकल 244 लेके 244 ए के बीच में सारे विषयों का वर्णन है, जो हम देखेंगे अपनी नई अगली कक्षा में। आगे देखते हैं भाग 11। भाग 11 में क्या प्रमुख है, कैसा? देखिए भाग 11 और भाग 12 दोनों एक जैसे हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंध, इसमें भी संघ और राज्यों के बीच संबंध, पर कैसा? ये बहुत ही दिलचस्प मामला है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंफ्यूज में हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंध 11 में भी और 12 में भी क्या अलग है, इन दोनों में क्या अलग विशेषताएं हैं? तो संघ और राज्यों के बीच दो तरीके का, एक है विधायी संबंध और एक क्या है, प्रशासनिक संबंध की बात करता है। विधायी और प्रशासनिक संबंध जो अनुच्छेद 245 से लेके 255 और 256 से लेके 263 के बीच की बात हुई है, यानी टोटल 245 से लेके 263 तक की बात हुई है। ठीक है, समझ गए आप? और 12 में किससे संबंधित है? वित्त, संपत्ति, अनुबंधन और मुकदमे की बात हुई है, जिसमें इसको बांटा गया है। वित्त मामला किसमें है? अनुच्छेद 264 से 291 के बीच में। और इसी में आपको याद होगा कि क्या किया गया है, आर्टिकल 264 से लेके 300 अ या 300 क आप जानते होंगे कि फंडामेंटल राइट से क्या बाहर कर दिया गया था, कौन सा अधिकार बाहर किया गया था? संपत्ति का अधिकार बाहर करके भाग किसमें, भाग 12 में कहां पे 300 क बना दिया गया, जो क्या है 300 क है। इसलिए अध्याय वित्त में वित्त है, उधार लेना, संपत्ति, देखिए संपत्ति का अधिकार इससे पहले क्या था, फंडामेंटल राइट्स था, ये फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन अब ये क्या है, कानूनी अधिकार है, न कि क्या है, न कि मौलिक अधिकार है। अनुबंधन है, अधिकार है, दायित्व है, मुकदमे हैं, ये सब अनुच्छेद 294 से लेके 300 तक। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 यानी मैंने बताया कि कहां से आपको मिलेंगे, आर्टिकल 264 से लेके 300 तक। ये जान लीजिए कि राज्य, संघ और राज्यों के बीच कैसे संबंध है, दो प्रकार के, कौन कौन से, विधायी संबंध और प्रशासनिक एवं वित्त संबंध। यह याद रखिएगा, अनुच्छेद 245 से लेके 263 के मध्य। आइए आगे देखते हैं भाग 13 देखते हैं। भाग 13 में क्या है, भारत के क्षेत्र के भीतर क्या है,
व्यापार और वाणिज्य। भारत क्षेत्र के भीतर क्या है? व्यापार और वाणिज्य। कैसे व्यापार होंगे, कैसे वाणिज्य होंगे, क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है, ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 301 से लेके 307 के मध्य है। इससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते। आगे देखते हैं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। जिन परीक्षाओं की, वो परीक्षाएं कौन कंडक्ट करवाती है, वो संस्था कैसी है, क्या वो संवैधानिक संस्था है, उसके अध्यक्ष कौन है, उसके सदस्य कौन है, किस कमेटी के आधार पे ये संस्थाओं का गठन होता है, तमाम चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। ये सारी बातें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? भाग 14 में आपको मिलेंगी। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी यूपीएससी और यूपीपीएससी या स्टेट प्रोविंशियल जो होती हैं, जो स्टेट्स की लोक सेवाएं आयोग होती हैं, उसकी सारी चीज़ें आपको प्रावधान कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 308 से लेके 323 के मध्य बताए गए हैं कि उसका अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगी, क्या अध्यक्ष के लिए योग्यता का निर्धारण कौन करता है। क्या हमारे संविधान में अध्यक्ष या सदस्य के लिए योग्यता का निर्धारण है? जी नहीं। तो फिर कैसे होते हैं? लेकिन यह कहा गया है या बनाया गया कि कम से कम उसके अध्यक्ष या सदस्य को किसी राज्य या केंद्र सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष की सेवा दे दिया हो, अनुभव को वरीयता दिया गया है। ये सारे प्रावधान कैसे यूपीएससी का गठन हुआ, वह कौन सी कमेटी थी? ली कमेटी थी। वह ली कमेटी की अनुशंसा के आधार पे यूपीएससी का गठन होता है। उसके पहले उसका नाम क्या था? फिर 26 जनवरी 1950 के बाद उसका नाम क्या हुआ? सारी चीजें हम देखेंगे। कैसे चयन होता है, कैसे इसके चयन की प्रक्रिया क्या है, क्यों बनाया गया? क्योंकि यह चाहते थे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे। इस सब चीज़ों के बारे में जो वर्णन है आपको अनुच्छेद 308 से लेकर 323 के मध्य मिलेगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, न्यायाधिकरण की बात है, ट्रिब्यूनल की बात है, जहां पे हम लोग अनुच्छेद 323 से लेके 323 बी के बीच की बात है। इसको जब हम देखेंगे, आगे देखेंगे, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते। अब इलेक्शन कमीशन की बात किया गया है। चुनाव किस में मिलेगा आपको? अनुच्छेद 324 से लेके 329 ए तक मिलेगा, 329 क तक मिलेगा, जिसमें इलेक्शन के बारे में सारे, कैसे इलेक्शन कमीशन होगा, चुनाव कैसे होंगे, कितने सदस्य होंगे, कितने, मतलब उसकी संरचना कैसी होगी, संगठन कैसा होगा, उसका अध्यक्ष कैसा होगा, उसका क्या चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा, उसके लिए क्या योग्यता का निर्धारण किया गया है, ये सारे प्रावधान, उसके अधिकार क्षेत्र क्या हैं, वो कैसे पार्टियों को कैसे क्या संचालित करेगा, कैसे वो क्या क्या करता है, कैसे चुनाव कंडक्ट कराता है, उसके अधिकार क्षेत्र क्या है, सारे वेतन भत्ते, सारी बातें आपको जो है अनुच्छेद 324 से लेके 329 के मध्य इलेक्शन कमीशन से आपको मिलेगा, यानी भाग 15। अब देखते हैं भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। कह रहा है कुछ वर्गों के लिए जो विशेष प्रावधान की बात की गई है, क्या हमारे संविधान में वर्णन है? जी हाँ, हमारे संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में जो विशेष प्रावधान है वो आर्टिकल 330 से 342 के मध्य हैं, जो वर्णित हैं। समझ गए आप? आइए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं राजभाषा। राजभाषा कहाँ पे है, कहाँ पे वर्णित है, यह देख लीजिए। राजभाषा कहाँ पे वर्णित है? भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा का प्रावधान किया गया है। लैंग्वेज का, क्या भारत का कोई ऑफिशियल, भारत की कोई भाषा है, भारत की राजभाषा है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या भारत की राजभाषा क्या है, भारत की राजभाषा क्या है, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। भारत की मातृभाषा क्या है, इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए देखते हैं राजभाषा के बारे में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक वर्णन है। किसमें? भाग 17 में, जिसमें संघ की भाषा अनुच्छेद
343 से लेके 344 के मध्य है, एवं जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका वर्णन आपको अनुच्छेद 345 से लेके 347 के मध्य है, एवं सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्य होगा, जो लेखा जोखा होगा, वो किस भाषा में होगा, उसका भी वर्णन है कि सर्वोच्च न्यायालय किस भाषा में कार्य करेगी, इसका भी वर्णन है। उच्च न्यायालय और आदि न्यायालयों के विषय में जो संबंधित है वह अनुच्छेद 348 से लेकर 349 में दिया गया है कि उच्च न्यायालय का किस भाषा में वो होगा। ये सारे वर्णन आपको हैं, और कुछ जो विशेष निर्देश हैं वो अनुच्छेद 350 से लेकर 351 में वर्णित हैं, अर्थात 243 से लेकर 351 तक वर्णित है। और देखते हैं भाग 18 में क्या है। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है। यह आप अभी जब अगली क्लास हम लेंगे आपको तो डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे कि संविधान के स्रोत में बताएंगे कि हमारे भारतीय संविधान में कितने देशों से, लगभग 60 देशों से, हमारे भारतीय संविधान का जो स्रोत है लगभग 60 देशों से हमने क्या किया है, लिया है। 60 देशों से हमने उनके विचारों को लिया है। यानी आपातकाल, अब यहाँ पे आते हैं कि आपातकाल क्या है, आपातकाल की स्थिति कैसी होगी, आपातकालीन में क्या क्या होंगे, कौन कौन से अनुच्छेद निरस्त कर दिए जाएंगे, कौन से अनुच्छेद रहेंगे और कौन शासन काल में रहेगा, कैसी व्यवस्था होगी, ये सारे वर्णन आपको अनुच्छेद 352 से लेके 360 के तहत है। आपात कितने प्रकार का भारत में आपात लगाया जा सकता है, अब तक कितनी बार आपात लगाया गया, ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे भाग 18 तो उसमें हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि आपातकालीन के समय किसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है, आपातकाल कैसे लगाया जा सकता है, आपातकाल कौन घोषित करता है, ये सारे विषय आपको अनुच्छेद 352 से लेके 360 के मध्य मिलेंगे। आइए देखते हैं भाग 19 में क्या है। भाग 19 में प्रकीर्ण है या मिश्रित, मिसलिनियस कहते हैं, क्या है, प्रकीर्ण है, जो अनुच्छेद 361 से लेके 367 के मध्य देखने को आपको मिलेगा। आइए देखते हैं जल्दी से। अब आइए देखते हैं भाग 20, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाग 20। देखते हैं भाग 20 में क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है भाग 20। भाग 20 में संविधान में संशोधन आपको अनुच्छेद 368, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है, यह मिलान करने में हर बार आपको मिलता है। यह याद रखिए कि अनुच्छेद भाग 20 में संविधान संशोधन की समस्त प्रक्रियाओं का वर्णन है। और कितने अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368 है। यानी क्या सामान्य बहुमत से अगर कुछ परिवर्तन किए जाते हैं तो क्या वो संविधान संशोधन है? नहीं, संविधान संशोधन यानी विशेष बहुमत। कैसी बहुमत की बात कर रहा है, विशेष बहुमत के साथ अगर कुछ किया जा रहा है तो वो संवैधानिक संशोधन माना जाएगा। यहाँ पे हमारा आपसे प्रश्न है कि क्या किसी के राज्यों की सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन संविधान संशोधन माना जाएगा? हमारा प्रश्न है कि क्या किसी राज्य की नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों के निर्माण क्या संविधान संशोधन माना जाएगा? जी नहीं, कतई संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 4 में यह वर्णित है कि तकनीकी रूप से यह संविधान संशोधन यानी अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह सामान्य बहुमत से राज्यों के नामों में, सीमाओं में एवं नए राज्यों का गठन होता है। इसलिए यह क्या तकनीकी रूप से क्या नहीं माना जाएगा, तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यह अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 21 में क्या है। अस्थायी, संक्रमणकालीन और कुछ विशेष प्रावधान हैं जो अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक क्या है वर्णित है। अस्थायी है, कुछ संक्रमणकालीन जब हो, आप ऐसी स्थिति हो देश में संक्रमण जैसे अभी आया था, ऐसी स्थिति में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, इन सब का वर्णन आपको अनुच्छेद 369 से लेकर 312 तक मिलेगा। और जो अनुच्छेद 22 है वहां पे संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक, पाठ और निरसन, या आपको अनुच्छेद 393 से 395 तक देखने को मिलेगा। ये कुछ प्रमुख भाग थे और भाग्यों में वर्णित विषय थे। कौन कौन से अनुच्छेद को कवर करते हैं, किन किन अनुच्छेदों को 1 से लेकर 4 तक किस भाग में आते हैं, ये सारी विषयों हम लोगों ने जाना, भाग जाना
अनुच्छेद जाना और उनके विषय को हमने जाना। अब हम अगली कक्षा में जब मिलेंगे तो हम क्या देखेंगे? अगली कक्षा में हम भारत के संविधान के स्रोत हम जानेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो विषय लिए गए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ये सारी बातें हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी भाग को डिस्क्राइब करेंगे। भाग 1, भाग 2, भाग 3, पूरे 22 भाग तक हम पढ़ेंगे। याद रखिएगा, हमारे मूल संविधान में गणना के दृष्टि से, मूल संविधान में सब 22 ही भाग हैं, लेकिन गणना के दृष्टि से 25 हैं। क्यों? जबकि 4 बड़े थे तो 22 4 26 होना चाहिए, परंतु एक भाग बाहर कर दिया गया, जो मैंने आपको बताया 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से भाग 7 क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। हमें लगता है आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लगेगी और यह बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो आपकी उपयोगी है, आपके लिए उपयोगी है। आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। और हमारी आप लोगों के लिए हमारी संस्था में आजमगढ़ में पहली बार एक विशेष यहाँ पे हम लोग यह प्लान है कि प्रीलिम्स और मेंस को जैसे ही हम भाग पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि इन विषयों को मेंस में भी कैसे लिखना है, कैसे हम लोगों को काम करना है, प्रीलिम्स मेंस क्या रणनीतियां होनी चाहिए, ये सारी बातें हम लोग की जाएगी। इसलिए हमारी 1 अप्रैल से ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गई है। हमारे ब्रांच पे कोतवाली के जस्ट अपोजिट हमारी ब्रांच है अशोका सिविल IAS, जिसमें दिल्ली के अनुभवी विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा आप पूरी टीम आपके PD, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इथिक्स, सारी विषयों के आपको दिया जाएगा, समझाया जाएगा, रणनीतियां बताई जाएंगी, कैसे किया जाएगा। आप सभी लोगों का वेलकम है। आइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।